जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग क्लास 10th, 11th, 12th के मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.4 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे कॉन्सेप्ट के साथ। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो की लेंथ ज्यादा होने की वजह से हम लोगों ने दो पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। फर्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन थे, बाकी जो क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में है। हालांकि मीन इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में मीन के भी क्वेश्चन होंगे, वेरिएंस के भी क्वेश्चन होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वाले भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, इसलिए मैं वो वाला पार्ट डिलीट कर रहा हूं। केवल उस वाले पार्ट को ही समझाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। पार्ट 1 में भी वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे और पार्ट 2 में भी वही क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 तक करने के बाद इस साल 2021 में यानी कि 2021 का जो एग्जाम है, उस एग्जाम में इस टॉपिक से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मीन पर बेस्ड हैं, वेरिएंस पर बेस्ड हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड हैं। वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसका मतलब एक बात मैं पहले ही बता दूं कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करके आप आखिरी में पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं पूरा सॉल्व करके। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है बच्चों, तो इसके बाद ही काम शुरू होता है किसका? मीन का, वेरिएंस का और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। लेकिन ये तीनों के तीनों काम 2021 के एग्जाम में नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर आगे तक के जो क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों में आपसे बार बार किसी में मीन पूछ रहा होगा, किसी में वेरिएंस पूछ रहा होगा, किसी में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा होगा। तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप इग्नोर कर देंगे, केवल हर क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही निकालेंगे। आपके एग्जाम में इस साल केवल यही चीज पूछी जाएगी, इसके आगे का हिस्सा पूछा नहीं जाएगा क्योंकि सिलेबस कट हो गया है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिखा है आपके सामने जानबूझ के बताने के लिए कि क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना। क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन द 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। पहले जरा एक बात सुनिए, क्वेश्चन छोटा सा है और पूछा क्या है? क्वेश्चन पूछा है उसने क्या? एक फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन का मतलब जिस कॉइन में कोई भी किसी भी तरह का एरर नहीं है। एक कॉइन है जिसको 3 टॉस 3 बार उछाला गया। और किसकी बात कर रहा है? मीन निकालना है। किसके लिए? नंबर ऑफ हेड्स के लिए। तो आप ये जो मीन वाला पार्ट है तो अब इस साल के लिए भूल ही जाओ, मीन तो आपको निकालना ही नहीं है। यहां पे क्या निकालना है? दिमाग में एक बात बिठा लो, क्या? कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। यानी कि मीन निकालने के लिए आए या वेरिएंस निकालने के लिए आए या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आए बच्चों, आपको मीन ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये सिलेबस में नहीं है। हालांकि कई लोग क्वेश्चन कटवाई देते हैं कि 10 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन सारे एग्जाम में है, वो एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, बस मीन वाला पार्ट अब आपको सॉल्व नहीं करना होगा। तो मैं मीन को इग्नोर करके क्या लिख दूं यहां पे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है फिलहाल केवल पर्टिकुलर 2021 के लिए, जो इस साल एग्जाम होगा 21 का। तो फाइंड द मीन नहीं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट किया था, सेम ऐसे ही है। जब ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी तो शुरुआत में वीडियो में भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, उसमें एक कॉइन को 2 बार उछाला था। एक बार मैं करके दिखा देता हूं। यहां पे कॉइन को कितनी बार उछाला है? 3 बार उछाला है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है जो मैंने छोड़ दिया था, वो सेम ऐसा ही है। यहां कर दूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। सबसे पहले एक बात सुनिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी वही होती है 1/2, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी होती है वही 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का निकालना है? नंबर ऑफ हेड्स का। क्योंकि जिस चीज का आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा उसी को हम लोग हमेशा एज्यूम करेंगे, क्या? x, याद रखिएगा। तो यहां पे x क्या होगा? तो यहां पे मैं लिखता हूं लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल। x एक रैंडम वेरिएबल है, कौन सा? विच डिनोट्स, जो डिनोट करता है किसको? जो डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स को। अब खुद ही सोचो बच्चों, अगर आप एक कॉइन को कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार उछाल रहे हैं। तो 3 बार उछालने पर हेड कितने आ सकता है? 3 बार भी, 2 बार भी, 1 बार भी और 0 बार भी। तो सोचिए x = 0। अगर मैं लिखता हूं x = 0 तो इसका मतलब आया हेड कितनी बार? 0 बार।
0 बार का मतलब पहली बार भी टेल, दूसरी बार भी टेल, तीसरी बार भी टेल। टेल आने का मतलब 1/2, टेल आने का मतलब 1/2, टेल आने का मतलब 1/2, दैट इज 1/8। अगर मैं लिखता हूं px इक्वल टू 1 तो इसके क्या मायने हुए? हेड आया एक बार। x हमने किसको माना था? नंबर ऑफ हेड्स को, तो हेड आया एक बार मतलब हेड आया टेल टेल, या एक हेड कैसा आ सकता है? हाँ, इसके बाद आ सकता है TST, टेल हेड टेल, या क्या आ सकता है? TTH। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की भी 1/2 और टेल की भी 1/2। एक का निकाल के उसे क्या कर दीजिए? 3 से मल्टीप्लाई, वजह क्योंकि 3 ऑप्शन है। तो कुल मिला के क्या बनेगा बच्चों? ये आ जाएगा 3/8। अगर यहीं पे लिखूं px इक्वल टू 2 तो इसका क्या मतलब हुआ? हेड आया कितनी बार? 2 बार। 2 बार हेड कैसे आ सकता है? HHT करके, या THH करके, या HTH करके। हो गया ना? यही ऑप्शन हो सकता है, कोई और नहीं। हेड का मतलब 1/2, हेड का मतलब 1/2, टेल का मतलब 1/2। ऐसे कितने हैं सर? 3 है, तो ये भी आ जाएगा 3/। और फाइनली यहीं पे लिखूं px इक्वल टू 3 तो इसका क्या मतलब हुआ? हेड आया कितनी बार? 3 बार। 3 बार हेड आने का मतलब पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड। 1/2, 1/2, 1/2, 1/8। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर बनाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 1 2 3 4 x 0 1 2 3, px में क्या आएगा बच्चों? 0 पे आ गया 1/8, 1 पर आ गया है 3/8, 2 पर भी आ गया है 3/8 और इस पे आ गया है 1/8। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, आप लिखिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बच्चों। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाई को आपने लिया और एक साथ उछाल दिया। इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस, x किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ सक्सेसेस को। तो फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। ये जो वर्ड लिखा है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, पहले तो ये समझ लीजिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा है, कभी कभी ऐसे लिखा होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x, या ऐसे बोलेगा E/ या E ब्रैकेट में x। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको इसका मतलब है कि क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? मीन कैलकुलेट करना है। लेकिन आपको पहले ही बता दिया इस वर्ष के लिए आपका मीन सिलेबस में नहीं है, तो मैं मीन निकालने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम से मतलब की चीजें ही बतानी है मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में भले ही वो मीन पूछ रहा है, लेकिन आप जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, मीन को छोड़ दीजिए, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने तक का काम करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाई को उछाल दिया एक साथ। x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस। खुद ही उसने बोल दिया है, x किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ सक्सेस को। एक बात सोचिए, डाई पर जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, यही 6 नंबर होते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर आपसे पूछूं कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमारे फेवर में कितने 6 होंगे? 1। अगर आपने एक डाई को छाला तो पहली बात तो डाई को छालने पे नंबर कौन सा आता है? 1 2 3 4 5 6, यही नंबर आते हैं। हमें 6 लाना है, हमारे फेवर में यहां पे क्या है? 6 है। तो पहले मैं थोड़ा सा ये लिख देता हूं कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 6। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, हमें 6 मिले, उसको मैंने ई से डिनोट किया है। बच्चों एक बात बताओ, 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपके फेवर में कितने 6 हैं? आपके फेवर में केवल एक 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फेवर में 1 6 है तो 1/6 आएगा। अगर यहां पे लिखा है P नॉट E लिखूं, 1/6 मतलब 6 आने की प्रोबेबिलिटी, और P नॉट E का मतलब 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी। 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। अब क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपसे वो पूछ किस चीज के लिए रहा है कि आपने क्या करा? 2 डाई को एक साथ उछाल दिया और x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेसेस के लिए। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सक्सेस। तो एक बात सोचो बच्चों,
अगर आपने दो डाई को एक साथ उछाला है तो दो डाई को एक साथ उछालने पर 6 कितनी बार आ सकता है? ये दो डाई है, इनको उछाल दिया, हो सकता है भाई दोनों पे 6 आ जाए, हो सकता है एक ही पे 6 आ जाए, हो सकता है एक पे भी 6 ना आए, यानी कि दोनों पे भी 6 आ सकता है, एक पे भी 6 आ सकता है और हो सकता है एक पे भी 6 ना आए। ये तो हमने x की बात करी। अब इसके बाद हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे वो समझिए। अगर मैं लिखता हूं px इक्वल टू 0 तो इसका क्या मतलब होता है? px इक्वल टू 0 का मतलब यह हुआ 6 आया कितनी बार? 0 बार। मतलब पहली बार भी 6 नहीं आया और दूसरी बार भी 6 नहीं आया। पहली बार भी 6 नहीं आया, दूसरी बार भी 6 नहीं आया, क्योंकि 6 आने को तो मैंने pe बोला है, 6 ना आने को p नॉट e बोला है। x नंबर ऑफ सिक्सेस है, x नंबर ऑफ सिक्सेस है, नंबर ऑफ 6 0 बार आए, मतलब एक बार भी नहीं आए, तो पहली बार भी नहीं आए, दूसरी बार भी नहीं आए। 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, दैट इज 25/36। अगर मैं लिखता हूं px इक्वल टू 1 तो इसका मतलब 6 आया कितनी बार? एक बार। बस एक बार कैसे आ सकता है? पहली बार आए, दूसरी बार ना आए, या पहली बार ना आए, दूसरी बार आ जाए। तो बच्चों एक बात बताओ, पहली बार आया, आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, नहीं आया उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6। p नॉट ई का मतलब 5/6 1/6, तो कुल मिला के क्या आएगा? 5/36, 5/36 यानी कि 10/36, यानी कि 5 बाई क्या आ जाएगा? 18। और फाइनली अगर मैं लिखता हूं x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2 का क्या मतलब हुआ? पहली बार भी 6 आ गया और दूसरी बार भी क्या आ गया? 6 आ गया। पहली बार 6 आया होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों? 1/6। दूसरी बार आया, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 1/6। दोनों बार आ गया ना, तो क्या होगा? 1/36। अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो इसी तरह से बना देंगे, कुछ खास नहीं है इसमें। यहां पे लिखेंगे x और यहां पे क्या लिखेंगे? px। आप देख सकते हैं x में आपका क्या था? 0 1 2 था। 0 पर प्रोबेबिलिटी क्या आई है? 25/36। 1 पर प्रोबेबिलिटी क्या आई है? 5/18 और इस पे 1/36। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगला क्वेश्चन खास है, आप पहले नोट कीजिएगा, आगे बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आइएगा बॉस। 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, ब्रैकेट में लिखा हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट। ये विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? पीछे भी आपने पढ़ा है बेस थ्योरम में भी और उससे पीछे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी। जब भी कहीं पे लिखा हो विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब किसी लॉट में से जब आपने एक सामान उठाया तो उसे वापस वहीं पर रिप्लेस नहीं किया, उसे साइड में रख दिया, अगला आइटम बचे हुए में से निकाला। विदाउट रिप्लेसमेंट में हमेशा क्या होता है? सैंपल स्पेस ओवरऑल क्या होता है? रिड्यूस होता जाता है, कम होता जाता है। तो 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ये आपके 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब आगे क्या लिखा हो देख लीजिए। लेट x डिनोट्स द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड। पहले मैं लिख दूं फिर समझाऊंगा। उसने x खुद क्या बोला है? x क्या है? x किसको डिनोट करता है? लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, लार्जर ऑफ द 2 नंबर ऑब्टेन्ड। अब एक बात समझिए, फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x, मतलब आपसे फिर दोबारा इसमें क्या पूछ रहा है? मीन पूछ रहा है। तो हम तो मीन बताएंगे नहीं, हम क्या बताएंगे? केवल डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। एक बात बताइए बॉस, अगर मान के चलिए कहीं पर 1 2 3 4 5 ये 6 नंबर रखे हुए हैं, ये समझ लीजिए बॉक्स है, और इसमें 1 नंबर का कार्ड, 2 नंबर का कार्ड, 3 नंबर का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड, 5 नंबर का कार्ड और 6 नंबर के छोटे छोटे कार्ड्स पड़े हुए हैं। अब कोई बंदा इसमें हाथ डाले और एक एक करके 2 कार्ड निकालने हैं। पहला कार्ड मान के चले मैंने इसके अंदर डाला हाथ कार्ड निकालने के लिए, तो जब मैं हाथ डालूंगा कार्ड निकालने के लिए तो पता लगा मैंने 2 नंबर का कार्ड निकाल लिया, यानी कि बाहर कौन से नंबर का कार्ड आ गया? 2 नंबर का कार्ड आ गया।
इसका मतलब अब अगला जो कार्ड निकालूंगा वो इन बचे हुए में से निकालूंगा, और बचा हुए में से क्या होगा, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। मैंने हाथ डाला और मान के चलिए मैंने 3 नंबर का कार्ड निकाल लिया, तो 3 नंबर का कार्ड निकाल लिया। अब होगा क्या, जरा सुनिएगा। ये जो 2 कार्ड मैंने निकाले हैं, इन 2 कार्ड में जो बड़ा वाला कार्ड होगा, जिसपे बड़ा नंबर होगा, उस बड़े वाले नंबर को डिनोट करना है किससे, x से। 2 कार्ड जो आपने निकाले, उन 2 कार्ड में से एक कार्ड पे छोटा नंबर होगा, एक कार्ड पे बड़ा नंबर होगा। जो बड़ा नंबर होगा वो बड़ा नंबर डिनोट करना है किससे, x से। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब आप 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो उन 2 कार्ड में बड़ा नंबर क्या क्या हो सकता है। देखिए बड़ा नंबर क्या क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, जरा समझिएगा और आप भी अपना सुझाव दीजिएगा। बड़ा नंबर क्या क्या हो सकता है। आपने जो 2 कार्ड निकाले उसमें से हो सकता है बड़ा नंबर 6 ही हो, बड़ा नंबर 6 हो, क्योंकि बड़ा नंबर 6 है तो छोटा 5 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। हो सकता है बड़ा नंबर 5 हो सकता है बड़ा नंबर 4 हो सकता है बड़ा नंबर 3 हो सकता है बड़ा नंबर 2 हो, और हो सकता है बड़ा नंबर 1 हो सकता है। क्या बड़ा नंबर, क्या बड़ा नंबर 1 हो सकता है। देखिए आपको 2 कार्ड निकालने हैं, सोचिए अगर आपने पहले नंबर पे, मैं खुद ही बता रहा हूं, देखिएगा अगर ये कार्ड थे इसके अंदर, अगर आपने पहले वाला कार्ड निकाल लिया 1 और उसके बाद अगला कार्ड जो निकालोगे वो 2 से लेके 6 में से निकालोगे, तो ये 1 तो आ चुका है। अगर 2 से 6 में से निकालेंगे, 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, सर जितने भी नंबर निकालेंगे 1 से तो बड़े ही होंगे। मतलब 1 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी नंबर 1 से बड़े हो सकते हैं, 1 बाकी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है जो 2 नंबर आपने ड्रॉ करे, जो 2 नंबर निकाले, उन 2 नंबर में जो बड़ा वाला नंबर होगा उस बड़े वाले नंबर को डिनोट करना है x से। तो बड़ा नंबर क्या क्या हो सकता है, बड़ा नंबर 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये बात ऐसे ढंग से समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करके लिखता हूं मैं तो ज्यादा साफ होगी। मैं अगर लिख रहा हूं, देखिएगा समझिएगा, मैं मान के चलिए लिखता हूं px इक्वल्स टू 2। लिखने से पहले मैं थोड़ा बता दूं, एक बात सुनिए, कुछ केसेस में बात करता हूं इस बार। अगर मैं लिखता हूं px इक्वल टू 2, x की वैल्यू 6, 5, 4, 3, 2 मैंने लिखी है। मैं पहला केस ले रहा हूं when x इक्वल टू 2। when x इक्वल टू 2 इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बड़ा नंबर क्या है, 2 है। आपने कितने नंबर निकालने हैं, 2 नंबर निकालने हैं। उन 2 नंबर में जो बड़ा वाला नंबर होगा वो 2 होगा, इसका मतलब उसके साथ एक छोटा नंबर भी होना चाहिए, तभी तो ये बड़ा बनेगा। और इसका साथ छोटा नंबर कौन सा होगा, फिर 1 ही होगा। तो इसका मतलब अगर मान के चलिए x इक्वल टू 2 है तो आपके इवेंट्स क्या बनेंगे, बड़ा नंबर 2 है तो उसके साथ छोटा नंबर 1 होगा। तो 1 वो कैसे आ सकता है, 2 1 करके आ सकता है या 1 2 करके आ सकता है। भाई मैंने पहले हाथ डाला, नंबर निकाला, पहला नंबर 2 नंबर आ गया, 2 नंबर रख लिया मैंने साइड में। अगला नंबर 1 निकाला, तो यानी कि 1 और 2 इसमें से बड़ा नंबर क्या होगा, 2, छोटा होगा 1। बड़ा नंबर 2 और कैसे आ सकता है, पहले मैंने हाथ डाला उस थैले में तो 1 नंबर आया, दोबारा हाथ डाला तो 2 नंबर का नंबर आ गया। मतलब चाहे ये सिचुएशन हो चाहे ये सिचुएशन हो, कुल मिला के बड़ा नंबर 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें। यानी कि कितने आउटकम है इसके, एक 1 है और एक ये 1 है, टोटल 2 आउटकम है। अब जरा इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लिखता हूं px इक्वल टू 2, मतलब प्रोबेबिलिटी किस चीज की, बड़ा नंबर 2 आया। ध्यान से समझना, ये टोटल कितने नंबर है, 6 नंबर है। आपको पता है हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है कि नहीं, ये बोलो। लेकिन इसमें एक बात और बताइए, अगर मैं px इक्वल टू 2 लिखता हूं तो इसका मतलब बड़ा नंबर क्या आया है, 2। बड़ा नंबर 2 कैसा आ सकता है, पहला तरीका, पहले नंबर पे क्या आया हो, अगर पहले नंबर पे आपने 2 निकाला तो 2 निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 1/6 होगी, क्योंकि आपके फेवर में कितने 2 है, एक ही तो 2 है, तो होगी 1/6 इनटू में। अच्छा 2 निकाल के आपने क्या कर लिया होगा, साइड में रख लिया होगा। अब आप किसको निकालेंगे इसमें से, 1 को निकालेंगे। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने फेवर में आपके 1 है, एक ही है, तो 1 लिखूंगा ऊपर। और टोटल अब कितने बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 नहीं बच जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रखा उसने, विदाउट रिप्लेसमेंट।
विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, टोटल सैंपल स्पेस आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो 1/6 इंटू 1/5 हाँ या ना, और का मतलब प्लस। एक दूसरा केस समझिए, पहले नंबर पे क्या निकाला आपने, 1। अगर बच्चों पहले नंबर पे आपने 1 निकाला होगा तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। और उसके बाद 2 निकाला होगा, 2 निकालने से पहले 1 तो निकल ही जा चुका होगा, तो कितने बचे होंगे, तो यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5। यानी कि सैंपल स्पेस कम कर दीजिए, सीधी सी बात है, शॉर्टकट में ये आएगा 1/30 दैट इज 1/2/30 मतलब 1/15 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं बच्चों, यहां पे लिख देता हूं, अगर मैं लिखता हूं px = 3, पहले मैं px = 3 नहीं लिखता, पहले मैं इवेंट बता दूं ताकि डाउट ना रहे ज्यादा। सेकेंड पार्ट में ले रहा हूं, कौन सा, when, जब x आपका क्या है, 3 है। x = 3 का क्या मतलब हुआ बच्चों, x = 3 का मतलब हुआ कि जब बड़ा नंबर आपने जो निकाले हैं 2 नंबर, उन 2 नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। भाई बड़ा नंबर 3 कैसे कैसे हो सकता है, उसके कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं, 3-1 1-3 या 3-2 2-3। मैंने जो 4 आउटकम लिखे हैं, इन 4 आउटकम में जाके देखिए, सीधी सी बात है, हर किसी में नंबर 3 बड़ा होना चाहिए। इसमें भी बड़ा नंबर 3 है, इसमें बड़ा नंबर 3 है, इसमें बड़ा नंबर 3 है, इसमें बड़ा नंबर 3 है कि नहीं है। अब आपको बस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या होगा, x = 3 की प्रोबेबिलिटी, बच्चों 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, और 3 जब निकल गया तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5, क्योंकि उससे पहले एक नंबर तो निकल ही चुका है, सैंपल स्पेस आपका कम हो चुका होगा। वही हाल इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो मैं क्या करता हूं, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि 4/30 मीन्स 2/15। क्यों जी, तीसरा पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं लिखता हूं x = 4, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, रिपीट जरूर रखिएगा। x = 4 के बारे में बात करते हैं। x = 4 का मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप, बड़ा नंबर 4 है। बड़ा नंबर 4 कैसे कैसे आ सकता है, उसके क्या पॉसिबल इवेंट्स बनेंगे, 4-1 1-4 या 2-4 4-2 या 3-4 4-3, यही तो बनेंगे प्यारे। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो सुन लीजिए। बस 4 आने की प्रोबेबिलिटी, कितने 4 हैं आपके फेवर में, 1/6। उसके बाद क्या निकालोगे, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/5, और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, 1/5। अच्छा, फोर्थ पार्ट, व्हेन जब x = क्या है आपका, 5 है। x = 5 आने का क्या मतलब हुआ, x = 5 आने का मतलब अब आपका बड़ा नंबर क्या है, 5 है। तो बड़ा नंबर 5 होने का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसके इवेंट्स क्या बनेंगे, बड़ा नंबर 5 मतलब 5, बड़ा 5 है तो छोटा 1 हो सकता है, 1/5। बड़ा नंबर 5 है तो छोटा 2 हो सकता है, 2/5। बड़ा नंबर 5 है तो छोटा 3 हो सकता है, 3/5। बड़ा नंबर अगर 5 है तो छोटा 4 भी हो सकता है, 4/5। जितने भी ब्रैकेट्स मैंने लिखे हैं इसमें सब में बड़ा नंबर 5 ही दिख रहा होगा। समझ रहे होंगे बात को। px = 5 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/5, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो करूंगा तो 2 3 जा 6 15, 2 4 जा 8, 4/15 आ जाएगा, कैंसिल करूंगा मैं। अच्छा, फिफ्थ में तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा शायद, व्हेन x = मतलब जब बड़ा नंबर क्या है, 6 है। तो बड़ा नंबर अगर 6 है बच्चों, तो इसके इवेंट तो बहुत बहुत सारे बन जाएंगे। क्या क्या बनेंगे, 6 है तो छोटा 1 हो सकता है, 1/6, 2/6 6/2, 6/3 3/6 और 6/4 4/6 और 6/5 5/6। कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए प्यारे। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, बस थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पे, px = 6 की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो वही 6 आने की 1/6 1/5 और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 1/3, क्योंकि 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 1/3 आ जाएगा बच्चों। तो अब इसके बाद क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन तो बना ही देंगे जैसे बनता है। डिस्ट्रीब्यूशन में कितने नंबर बनेंगे, 1 2 3 4 5,
2 3 4 5, x में क्या क्या आएगा और px में 2 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है? 2 पे प्रोबेबिलिटी 1/15, 3 पे कितना है? 2/15, 4 पर 1/5, 5 पर कितना? 4/15 और 6 पे कितना? 1/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है। जैसे यहां पे बोल रखा है x लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, कभी कभी क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि x क्या है? स्मॉलर ऑफ द टू नंबर, तब स्मॉलर के हिसाब से चलेंगे। अगर 1 स्मॉलर होगा, अगर लिखा होता स्मॉलर ऑफ द टू नंबर, अगर 1 स्मॉलर होगा तो उसके साथ बड़ा कौन हो सकता है? 2b, 3b, 4b, 5b। ये आप जरा खुद ट्राई कीजिएगा। लिखिएगा, अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। 13 क्या कह रहा है? लेट x डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 फेयर डाइस आर रोल्ड। बच्चों क्या कह रखा है उसने कि 2 डाइस को आपने उछाला। जब 2 डाइस को उछालेंगे तो क्या होगा? दोनों डाइस उछल जाएंगी। उछलने पर पहली डाई पे भी कोई ना कोई नंबर होगा और दूसरी डाई पे भी कोई ना कोई नंबर होगा। उन दोनों डाइयों पे जो नंबर होगा उनका जो सम होगा, उस सम को डिनोट करना है किससे? x से। यानी कि x उसने क्या बोला है? उसने क्वेश्चन में बोला है बच्चों x क्या है? x डिनोट्स किसको? सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड के बाद क्या लिखा है? When 2 fair dice rolled। बहुत बड़ा लिख दिया, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है। हुआ क्या? 2 डाई को हमने उछाल दिया है। दोनों डाइयों को उछालने के बाद तो पहली डाई पे जो नंबर होगा, दूसरी डाई पे जो नंबर होगा, उन दोनों नंबर का सम कर दीजिए। जो सम आएगा उस सम को ही डिनोट करना है किससे? x से। एक बात बताओ, ये एक डाई है मान के चलो, ये एक डाई है मान के चलो, और डाई को उछालोगे तो डाई पे नंबर कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आते हैं। इस डाई पे भी कौन सा नंबर आएगा? 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब एक बात बताइए, दोनों डाइयों के नंबर का अगर हम सम करें तो मिनिमम सम क्या आ सकता है? 2। इससे कम तो सम आ ही नहीं सकता भाई। और मैक्सिमम सम क्या आ सकता है? 12। हाँ या ना? मिनिमम सम आएगा 2, मैक्सिमम सम आएगा 12। तो आपका जो सम आएगा ना, अब आपको इन सम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और सॉल्यूशन और भी ज्यादा बड़ा है, देखते हैं जरा। तो एक बात बताओ बच्चों, x किसको डिनोट कर रहा है कि सम आना चाहिए? कितना सम आना चाहिए? कोई कंडीशन नहीं, दोनों डाई पे जो नंबर आएगा उनका जो भी सम आएगा वो x है। सम क्या क्या आ सकता है? सम बच्चों 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 11 12 भी आ सकता है। इतने सारे सम आ सकते हैं। तो देखिएगा जरा, अगर मैं लिखता हूं px इक्वल टू 2, एक और चीज जरा समझनी होगी यहां पे पिछले की तरह ही। पहला केस व्हेन, जब सम आया कितना? 2। तो बच्चों सम 2 कैसे कैसे आ सकता है? इसके इवेंट जरा सोचना। सम आ सकता है 2 1 1 करके, है कि नहीं? बोलो, नहीं बोलोगे? हाँ। px इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू 2। सम कितना आया? 2। सम 2 कैसे आ सकता है? जब पहली बार आ गया हो 1 और दूसरी डाई पर क्या आ गया हो? तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/6 दैट इज 1/36। पता चला ये? क्योंकि 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी और 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। अगर मैं कहूं अब कि व्हेन x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 का क्या मतलब हुआ बच्चों? 2 के बाद अब क्या लेना होगा? 3। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 का मतलब अब सम कितना आ गया? 3। तो सम अगर 3 आ गया तो कौन कौन से इवेंट है जिसमें सम 3 आएगा? 2 1 1 2, बस यही होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी x इक्वल टू 3 की? 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे कितने इवेंट? तो यानी कि 2/36 मींस 1/18 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, जब x कितना है? 4 है।
सम 4 कैसे कैसे आ सकता है बच्चों? सम 4 आ सकता है, इसके पॉसिबल इवेंट्स क्या बनेंगे? सम आ सकता है 4 कैसे कैसे? 2 2 करके, 3 1 करके, 1 3 करके, बस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। कितने हैं ऐसे? तो क्या आ जाएगा? 3/36 मीन्स 1/12। क्यों जी? इसके बाद जब फोर्थ पार्ट हम लोग करते हैं तो यहां पे मैं लिख दूंगा व्हेन x इक्वल टू कितना? 4 के बाद 5। 5 कैसे कैसे आ सकता है बच्चों? पहले तो उसके पॉसिबल इवेंट्स निकाल ले सकते हैं। 5 कैसे कैसे आ सकता है? 4 1 1 4 2 3 3 2 और बोलिए, बस ये बड़ी जल्दी हो जाता है, कोई बात नहीं। px इक्वल टू 5 सारे नहीं करता हूं। px इक्वल टू 5 का क्या मतलब हुआ? 5 सम आने की प्रोबेबिलिटी, तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 4, तो 4/36 दैट इज 1/9, है ना? अच्छा, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब बात करेंगे किसकी? जब x क्या है आपका? 6 कब आएगा? 6 आएगा, उसके इवेंट्स क्या क्या होंगे? 3 3 4 2 2 4 5 1 1 5, बस यही होगा बस। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो क्या होगा? 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ऐसे 1 2 3 4, है ना? 1 2 3 4 5 है बच्चों, 5 आप 4 बोल रहे हो। तो अगर मैं 5 लिखूंगा यहाँ पे तो 5 का क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5/36। अच्छा, अगर इसी तरह से लिखूंगा व्हेन x इक्वल्स टू 7, तो 7 कैसे कैसे आ सकता है? 7 आ सकता है 6 1 1 6 5 2 2 5 3 4 4 3, बस। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी 6 आने की 1/6, 1 आने की भी 1/6, 1 2 3 4 5 6 दैट इज 1/6। ऐसे ही आप किसका निकाल लेंगे? 8 का भी निकाल लेंगे, 9 का भी निकाल लेंगे, 10 का भी निकाल लेंगे, 11 का भी निकाल लेंगे, 12 का भी निकाल लेंगे। सिंपल है, आप इस तरह से पूरा कंप्लीट कीजिए। मैं अगला क्वेश्चन करूं। क्वेश्चन नंबर 14 सुनिएगा जरा, थोड़ा सा खास क्वेश्चन है। ए क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स whose ages are 14 17 15 14, ये है। One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen and the age x of the selected student is recorded। बच्चों, एक क्लास में 15 बच्चे हैं, हर बच्चे की आपको एज बता रखी है, इतनी 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 है। इन 15 बच्चों में से किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करना है। हर एक बच्चे को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी सेम है, कोई भेदभाव नहीं है कि इसी को सिलेक्ट करें ऐसी को सिलेक्ट करें, नहीं, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन सच ए मैनर दैट ईच हैज द सेम चांसेस ऑफ बीइंग चूजन एंड एज एक्स ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। मतलब यहां पे एक्स क्या उसने बोला है? एक्स क्या है? उस स्टूडेंट की एज है जिसे आपने सिलेक्ट किया। What is the probability distribution of random variable x? आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है x के लिए। हालांकि यहीं तक क्वेश्चन है, इसके बाद आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? फाइंड द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये तो है नहीं इस बार सिलेबस में, तो फिलहाल आगे वाला ही पार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट है, जरा उनके एजेस में लिखूं सैंपल स्पेस में। 14 17 15 14, चेक कीजिएगा गलत लिखूं तो 21 17 19 20 16 18 20 17 16 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सही है जी? जी। एक्स उसने क्या बोला है? हमने कोई एक स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। एक्स क्या है? एज ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उसकी एज को डिनोट करा गया है बच्चों एक्स से। अब जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया है उसकी एज क्या क्या हो सकती है?
भाई जो स्टूडेंट सिलेक्ट होगा इन्हीं 15 बच्चों में से सिलेक्ट होगा, तो उसकी एज क्या क्या हो सकती है सोचिए बॉस। उसकी एज 14 भी हो सकती है, उसकी एज क्या क्या और हो सकती है इसी में से 15 भी हो सकती है, उसकी एज 16 भी हो सकती है, उसकी एज 17 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। बस यानी कि उसकी एज 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कुछ भी हो सकती है इसमें से। 21 भी है कोई, बहुत बड़ा बच्चा भाई ये तो, कोई बात नहीं। तो अगर पहला पार्ट लेते हैं, क्या पहला पार्ट, ये सीधा ऐसे ही कर लेते हैं, जरा देखिएगा फटाफट हो जाएगा काम। सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं किस चीज की, पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा x इक्वल टू 14, यानी कि x इक्वल टू 14 का मतलब एज कितनी है 14 है। तो 14 एज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, हमारे फेवर में कितने बच्चे हैं जिनकी एज 14 है, 1 2 है, 2 अपॉन में टोटल कितने हैं 15। जो सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालते थे 10th में वही, फेवर में 2 एलिमेंट है तो 2 ऊपर लिख दिया और 15 नीचे। अगर लिखता हूं पी एक्स इक्वल टू में 15 का मतलब एज कितनी है 15, एज 15 है। एक काम और करते रहते हैं समझाने के लिए, जो ले चुके हैं उसको मैं काट भी देता हूं, आप मत काटिएगा एग्जाम में, बस ये मैं काट रहा हूं ताकि मुझसे देखो ही ना। एज 15 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने फेवर में है 15, एक ही है 1 अपॉन में 15। अगर मैं लिखता हूं x इक्वल टू 16 तो इसका मतलब 16 कितने फेवर में, 2 है पक्का, एक ही है, सिंपल है तो क्वेश्चन हो जाएगा 2/15। अच्छा x इक्वल टू अगर 17 बोलूं तो 17 कितने फेवर में है बच्चों, 1 2 3, बहुत बढ़िया, यही ध्यान देना होता है। 3 है तो इसका मतलब 3/15, मैं कट नहीं कर रहा। x इक्वल टू 18 कितने फेवर में आपके, एक ही है पक्का, ठीक है 1/15। अच्छा x इक्वल टू 19 बताइए तो, 2 है, x इक्वल टू 19 2, 1 2, ठीक है, यानी कि 2/15। अगर मैं लिखता हूं x इक्वल टू 20 तो 20 का क्या मतलब हुआ, 20 आपके फेवर में कितने हैं 1 2 3, 3 है बच्चों, तो 3/15। और लास्ट x इक्वल टू 21 कितना है, एक ही है, इतना बड़ा बच्चा है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो गया 1 अपॉन में 15। बस अब इसको टेबल में आप लिख देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप रिकॉर्ड कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर फेवर एंड 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल। बच्चों कहीं पर कोई मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में सबसे राय पूछी जा रही है, सजेशन पूछी जा रहे हैं, तो कह रखा है 70% ऑफ द मेंबर फेवर, किसी चीज के फेवर में 70% लोग हैं और उनके अपोजिशन में या कह लीजिए अगेंस्ट में कितने परसेंट लोग हैं, वो कह रहे हैं फेवर में है और वो कह रहे हैं अगेंस्ट में कितने लोग हैं 70% 30%, ऐसा बोला है। अच्छा आगे क्या बोला है, अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज्ड, और आगे कॉमा डाल के क्या लिखा है जरा देखिए दोबारा से, लिखा है ए मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज्ड एंड x इक्वल टू 1 इफ ही इज इन फेवर। लाइन को ध्यान से सुनिए, हमने किसी बंदे को सिलेक्ट किया, अगर उस बंदे को सिलेक्ट करने के बारे में बता रखा है क्या, ए मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज्ड, अगर उस बंदे को अपोज किया जाएगा मतलब उसके अगेंस्ट में बोला जाएगा, तो अपोज करने को हम डिनोट करेंगे किससे, 0 से। लेकिन आगे क्या लिखा है उसी में, एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लेंगे कब, इफ ही इज इन फेवर, अगर वो बंदा फेवर में है तो उसको डिनोट करेंगे किससे, 1 से। मतलब क्या बोल दिया क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, उसने बोला है अगर बंदे के कोई पर्सन हमने सिलेक्ट किया, वो पर्सन फेवर में है तो डिनोट करेंगे 1 से, वो पर्सन फेवर में नहीं है अगेंस्ट में है अपोज कर रहा है तो उसको डिनोट करेंगे किससे, 0 से। फेवर होने की प्रोबेबिलिटी 70% है, अगेंस्ट होने की 30% है, लेकिन फेवर कोई बंदा हमने सिलेक्ट किया, अगर वो फेवर में है यानी कि 70% चांस में है, उसको नाम देना है 1 और इसको नाम देना है 0। इसका मतलब क्या, मैं 1 मिनट समझा रहा हूं। और आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में,
लिखा है फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x, वो तो करना नहीं है, ना आपको b निकालना है ना वेरिएंस निकालना है। इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात क्या दे रखी है, सिंपल सी बात दे रखी है, ये 1 मिनट का क्वेश्चन है कि जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक x निकालते हैं और एक px निकालते हैं। तो आपको बोल रखा है कि x आपका क्या है, 0 भी हो सकता है और x आपका 1 भी हो सकता है। जब x आपका 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी होगी 30%, मतलब 3/10, क्योंकि 30% का मतलब क्या होता है 30/100 यानी कि 3/10 ही तो होगा। और जब x की वैल्यू 1 होगी, जब x आपका 1 होगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 70% होगी, यानी कि 7/10। बस इसमें इतना ही बताना है। इसके बाद क्या बताना होगा, मीन और वेरिएंस, तो वो तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, इतना ही आपको करना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर इसका कितना है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी ओवर हो चुका है। इस चैप्टर में मैंने सारी एक्सरसाइजेस को कवर किया है, 13.1, 13.2, 13.3 और इसके बाद 13.4। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में इस साल नहीं है तो उसको हम नहीं करेंगे। एग्जाम से पहले इन सारी वीडियोस को जो आपको अपलोड करके दी है हमने हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर स्टडी सेंटर के चैनल पर, आप ज़रूर देखें। और एग्जाम से पहले जो 13.3 जो बेस थ्योरम की वीडियो है उसको ज़रूर देखें, उसमें से क्वेश्चन 5 मार्क का ज़रूर आएगा। 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, उसके लिए सारी वीडियो इनफ है, आप बहुत ध्यान से देखें। और किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके हमारे फेसबुक इंस्टा पेज पर आप अपनी क्या कहते हैं कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट की जाएगी। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।